फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस को लेकर के, जो रिलेट करती हैं ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम को, जिसे हम TREDS के नाम से जानते हैं। आई एम SP सिंह, रिटायर्ड DGM पंजाब नेशनल बैंक, और आपके सामने हूँ मैं अपना ये प्रेजेंटेशन लेकर के, जिसमें मैं आपसे कुछ उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे आपके साथ में, जो कि एग्जामिनेशंस में एक्सपेक्टेड होते हैं, और TREDS में क्या क्या इसकी इंट्रिकेसीज हैं, इसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, what is TREDS? TREDS है क्या? TREDS एक ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है, और इसमें जो बीच में E है, ये इलेक्ट्रॉनिक को इंडिकेट करता है। जो TR है, फर्स्ट पार्ट ट्रेड रिसीवेबल्स को इंडिकेट करता है, और DS इज डिस्काउंटिंग सिस्टम। So it is trade receivables electronic discounting system, लेकिन हम इसे कहेंगे trade receivables discounting system। इलेक्ट्रॉनिक जो E है वो साइलेंट यहाँ पर रहता है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 में TREDS is an electronic platform. So answer to question number 1 is B. Answer to question number 2 is also B. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ TREDS? हमारी MSME यूनिट्स की सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है कि जो उसके बायर्स हैं, जो उनसे माल खरीदते हैं, उनमें कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, और भी बहुत सी एंटिटीज हैं, वो उन्हें समय से पेमेंट नहीं करते हैं। इसलिए MSME यूनिट्स के पास हमेशा ही अपने फंड्स की शॉर्टेज बनी रहती है, उनका फंड मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। इसका समाधान निकाला गया है गवर्नमेंट ने, RBI ने TREDS सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ MSME यूनिट्स थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर्स। इसमें सिंगल फाइनेंसर नहीं है, मल्टीपल फाइनेंसर्स इन्वॉल्व हैं, और इसकी एक ब्यूटी है जिसमें एक बेस्ट प्राइस का खोज हो जाती है, बेस्ट प्राइस की डिस्कवरी हो जाती है, और सेलर को इसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। अगली स्लाइड में भी इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन TREDS? So the participants are sellers, बायर्स एंड फाइनेंसर्स। तीनों पार्टीज हैं, सेलर्स हैं, बायर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं। जो फाइनेंसर अकेला नहीं है, मल्टीपल है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 इज A. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 इज C. क्वेश्चन नंबर 5, हु आर दी सेलर्स? सेलर्स कौन है यहाँ पर? इजी आंसर, MSME यूनिट्स आर दी सेलर्स। हु आर दी बायर्स? Buyers are corporates, government departments, public sector undertakings, any other entity which is registered with TREDS can be a buyer in the system. Next question is, who are the financiers? Multiple financiers I told you. इसमें banks हैं, NBFCs हैं, factors हैं, और other financial institutions भी हैं who are permitted by RBI to participate as financier in TREDS. What is factoring unit? ये आपके लिए नई टर्म हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली बात है। इस नोमेनक्लेचर में FEU को, इनवॉइस को, या बिल ऑफ एक्सचेंज को, या बिल रिसीवेबल को, या ट्रेड रिसीवेबल को एड्रेस किया गया है इस टेक्स्ट में एज फैक्टरिंग यूनिट। तो फैक्टरिंग यूनिट मीन्स आइदर इनवॉइस
और बिल रिसीवेबल और बिल ऑफ एक्सचेंज और एनी ट्रेड रिसीवेबल, इस टेक्स्ट में इसे कहा जाएगा फैक्टरिंग यूनिट। Whether MSME seller would have to pay to the financier in case the buyer defaults in repayment on due date। अगर ड्यू डेट पे बायर रीपेमेंट नहीं करता है, उसका पेमेंट नहीं करता है, तो क्या जो फाइनेंसर है जिसने बिल को डिस्काउंट किया है, इनवॉइस को डिस्काउंट किया है, वो वापस लौट के एमएसएमई यूनिट के पास चला जाएगा अपनी रिकवरी करने के लिए? आंसर इज नो, क्योंकि जितने ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए जाते हैं अंडर टीआरईडीएस, ये सब विदाउट रिकोर्स होते हैं। यहां पर मैं आपको विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स डिस्काउंटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन कर देता हूं। विद रिकोर्स फैक्टरिंग में या डिस्काउंटिंग में जो फाइनेंसर है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द बायर ऑन ड्यू डेट, वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो वापस आता है अपने सेलर के पास, यानी एमएसएमई यूनिट के पास वापस आ जाएगा और अपना पैसा वहां से वसूल कर सकता है। बट विदाउट रिकोर्स में ये संभव नहीं है। विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग या विदाउट रिकोर्स डिस्काउंटिंग में ये उसका अपना रिस्क होता है और इसका सेटलमेंट टीआरईडीएस सिस्टम के अलावा दूसरी तरीके से किया जाता है, लेकिन वो वापस एमएसएमई यूनिट के पास नहीं जा सकता, बिकॉज ऑल द ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड अंडर टीआरईडीएस आर विदाउट रिकोर्स। आई होप आपको दोनों चीजें बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। विद रिकोर्स में आप सेलर के पास वापस जा सकते हैं अपना पैसा वसूल करने के लिए, विदाउट रिकोर्स में आप नहीं जा सकते हैं। Next is, which is important, question number 10, what is registration of assignment of receivables transactions? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 14 जनवरी 22 को वेरी रिसेंटली, वेरी लेटेस्ट है ये, आरबीआई ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें असाइनमेंट, विच इज द चार्ज व्हेन यू आर फाइनेंसिंग एन इनवॉइस, सो डेट इज बीइंग असाइन्ड इन फेवर ऑफ द फाइनेंसर। तो ये ट्रांजैक्शन को रजिस्टर कराना है विद इन 10 डेज विद सेंट्रल रजिस्ट्री, जिसे हम लोग सरसई के नाम से जानते हैं, और अपने ईएम्स यानी इक्विटेबल मॉर्गेजेस को सरसई में रजिस्टर कराते हैं। हमें इसका प्रोसेस भी मालूम है। तो यहां पर भी आपको विद इन 10 डेज अपना ये चार्ज विच इज असाइनमेंट रजिस्टर कराना है विद सेंट्रल रजिस्ट्री विद इन दी prescribed time limit of 10 days. Question number 11 and 12. Which forms are to be used? इसमें देखिए दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जब चार्ज क्रिएट हुआ है उसका हमने रजिस्ट्रेशन कराना है, फॉर्म 1 यूज करते हैं। ये टीआरईडीएस के लिए, टीआरईडीएस की तरफ से इस ट्रांजैक्शन की रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है। और जब चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है, यानी आपके बिल का पेमेंट हो जाता है, तो जब आप असाइनमेंट का सेटिस्फेक्शन फाइल करने जाएंगे टीआरईडीएस में, तो आपको सेंट्रल रजिस्ट्री के लिए आप करेंगे फॉर्म 2 यूज। तो ये दोनों फॉर्म हम यूज करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज विद सेंट्रल रजिस्ट्री। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1, सेटिस्फेक्शन फॉर्म 2। क्वेश्चन नंबर 13, कोई फी पे करनी पड़ेगी क्या हमको? फी, यस, कोई काम फ्री में नहीं होता है। देखिएगा यहां पर भी यस, एवरी फॉर्म हैज टू बी अकम्पनीड बाय द फी एज प्रेस्क्राइब्ड। कहां प्रेस्क्राइब्ड है? इसके रूल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स फ्रेम किए हुए हैं। इन दोज रूल्स द फीस प्रेस्क्राइब्ड। आपके रजिस्ट्रेशन के लिए भी, आपके सेटिस्फेक्शन के फाइल करने के लिए भी फी देना कंपल्सरी है, जरूरी है। और अगर आप किसी वजह से विद इन 10 डेज अपना ये चार्ज असाइनमेंट का रजिस्टर नहीं कर पाते हैं सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ, तो इसमें एक्सटेंशन भी सेंट्रल रजिस्ट्री दे सकती है। यस, इफ सेंट्रल रजिस्ट्री इज सेटिस्फाइड, इट कैन एक्सटेंड बाय अनदर 10 डेज। तो टोटल 20 दिन आपको मिल जाएगा और आपका चार्ज रजिस्टर हो जाएगा।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि ये 14 जनवरी 2022 का नोटिफिकेशन है आरबीआई का, बिल्कुल लेटेस्ट है और ये आपके डे टू डे ऑपरेशंस में भी यूजफुल है और आपके एग्जामिनेशंस में भी हेल्पफुल होगा। इसलिए मैंने ये आपको अपना वीडियो प्रेजेंटेशन आज दिया है और मैं अभी इसे YouTube पर अपलोड करने वाला हूं। आप इसे YouTube पर देखें, वॉच करें, समझें और तैयार हो जाएं इन नई गाइडलाइंस के अपनी नॉलेज के साथ में। आई होप आपके लिए ये मेरी इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल लेटेस्ट है बहुत यूजफुल होगी। आप इसे लाइक जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएं जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएं। मेरा ये प्रेजेंटेशन आपने वॉच किया, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।